जय हिंद दोस्तों। पीछे की क्लास में हम प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। इसके बारे में लिखित स्रोत मिला है और इसे पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर आज तक का समय आता है, यानी मुगल काल, दिल्ली सल्तनत और नेहरू काल, सब इसी में पढ़ना है हम लोग। इतिहास को भली भांति समझने के लिए हम जिन जिन चीज़ों को मिला है समय समय पर, उन चीज़ों को अध्ययन करेंगे, तब इतिहास को भली भांति समझ पाएंगे। इसमें निम्नलिखित 3 भागों में हम लोग देखेंगे। पुरातात्विक चीज़ें मिली है, उनको अध्ययन करेंगे। विदेशी यात्री आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो इतिहास के बारे में पता होगा। फिर जो पुरानी किताबें हैं, यानी साहित्य से संबंधित अध्ययन करेंगे तो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक में मिला है, हम लोग को सिक्का मिला है, अभिलेख मिला है और मंदिर मिला है। मतलब पुरानी चीज़ों में, ऐतिहासिक काल के पुरानी चीज़ों में सिक्का मिला है, अभिलेख मिला है और मंदिर मिला है। इनसे कुछ चीज़ों की जानकारी हमें मिलेगी। उसके बाद से विदेशी यात्रा से संबंधित है। विदेशी यात्रा में कई यात्री आए, चीन से आए, तुर्क से आए, तो कई यात्री आए और वो अपना अध्यापन किए यहाँ पे भारत में, और अध्यापन करके फिर चले गए हैं। तो उनसे संबंधित भी अध्ययन करने पे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर जो साहित्य है, यानी जो पुस्तकें हैं, उनसे हम अध्ययन करेंगे तो कुछ इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, यानी पुस्तकें जो हैं 2 भागों में मिला है। धार्मिक से संबंधित भी मिला है और गैर धार्मिक भी मिला है। धार्मिक भी मिला है, गैर धार्मिक भी मिला है। और धार्मिक में ब्राह्मणवाद भी किताब मिली है और गैर ब्राह्मण से भी संबंधित किताबें मिली है। तो देखिए, ब्राह्मण में कौन कौन से है? वेद है, उपवेद है, वेदांग है, पुराण है, उपनिषद है, महाकाव्य है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और गैर ब्राह्मण में, जैसे कि हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है। ब्राह्मण जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड किताबें हैं, और गैर ब्राह्मण जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड नहीं है। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है इनसे संबंधित है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुरातात्विक। पुरातात्विक में मिला है, पुरातात्विक हम आपको पहले ही चैप्टर में बताए हैं। पुरातात्विक मतलब पुराना तत्व, यानी जो पुराना तत्व मिले हैं खुदाई से। तो सिक्का मिला है, अभिलेख मिला है और मंदिर मिले हैं। तो सिक्का के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सिक्का, कॉइन्स। इस चीज़ के बारे में समग्र जानकारी के लिए उस पर अध्ययन किया जाता है। तो सिक्कों का भी अध्ययन किया गया है, सिक्के पर एनालिसिस किया गया है। तो सिक्कों का अध्ययन जो होता है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। कई साम्राज्य आए, सातवाहन आए, यूनानी आए, कुषाण आए, गुप्त काल आया, मौर्य काल आया, मुगल काल आया। तो ये अपना अपना हिसाब से अपना अपना सिक्का चलाए। कोई शीशे का सिक्का चलाया, कोई सोने का सिक्का चलाया, कोई चांदी का सिक्का चलाया, कोई चमड़े का भी सिक्का चला दिए। तो इन सबों की जानकारी हम सिक्के में पढ़ेंगे, न्यूमिस्मेटिक्स से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता में जो मुहर मिला था, जो सिक्का मिला था, वो टेराकोटा का मिला था, यानी टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा सेलखड़िया से बना हुआ था, चाक मिट्टी से बनी हुई थी टेराकोटा। टेराकोटा जो है सिंधु सभ्यता से मिला था। मौर्य काल में सिक्के जो आए थे उसको आहत या पंचमार्क कहा जाता है। आहत या पंचमार्क। शीशे का सिक्का, देखिए क्वेश्चन अगर शीशा में से उठाता है, क्वेश्चन सिक्के में से उठाता है तो यही उठाता है कि शीशे का सिक्का किस काल में या किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो ये सातवाहन के काल में, सातवाहन साम्राज्य के काल में शीशे का सिक्का प्रचलन था। सोने का सिक्का सबसे पहले यूनानी प्रयोग किए, और शुद्ध सोना जो है कुषाण, शुद्ध सोना कुषाणों के द्वारा चलाया गया। गुप्त काल में देखिए ये 5 चीज़ें याद रखना है।
अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने का सिक्का किस काल में चले थे? गुप्त काल में। चांदी के सिक्के किस काल में चले थे? गुप्त काल में। मयूर, कौड़ी का प्रयोग, ये सब गुप्त काल में प्रयोग किया गया था इन सब का। और चमड़े का सिक्का जो है हुमायूं के द्वारा किया गया। रुपया, देखिए आज के समय में जो आज वर्तमान में रुपया हम लोगों का मुद्रा है, भारतीय मुद्रा रुपया, वो शेर शाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। जी हाँ दोस्तों, बिहार का रहने वाले शेर शाह सूरी आज के वर्तमान में जो भारत में मुद्रा रुपया चल रहा है वो शेर शाह सूरी द्वारा चलाया गया था। अब सिक्कों के अध्ययन तो पढ़ लिए, आगे अभिलेख मिले हैं, तो अभिलेख के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभिलेख का अध्ययन किया गया तो उसको एपिग्राफी कहा गया। अभिलेख का अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया। तो कुछ अभिलेख मिले हैं। अभिलेख आपको पता है क्या होता है? अभिलेख जो समय के राजा महाराजा क्या करते थे कि अपना संदेश किसी बड़ा सा पत्थर होता था, किसी बड़ा सा दीवार होता था, उसी पे लिख देते थे अपना संदेश। स्तंभ पे, पिलर पे लिख देते थे, कोई गुफा पे लिख देता था, कोई बड़ा दीवार पे लिख देते थे, तो उसे अभिलेख कहा गया। शिलालेख, अभिलेख। तो इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहा गया। अब इसमें भी कई राजा आए, कई अभिलेख लिखे। कोई हाथी गुफा अभिलेख लिखा, कोई जूनागढ़ अभिलेख लिखा। तो ऐसे ही आपको बता दें कि हाथी गुफा अभिलेख जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कलिंग राज खारवेल, कलिंग राज यानी कलिंग के राजा खारवेल जो है हाथी गुफा अभिलेख लिखे हैं। और इस अभिलेख में सबसे पहले देखा गया भारतवर्ष का प्रयोग हुआ है। इस अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कलिंग राज खारवेल के द्वारा कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है हाथी गुफा अभिलेख में। अब आगे पढ़ेंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की जो रचना किए थे रुद्रदामन किए थे। उसमें क्या संदेश दिए थे? जूनागढ़ में संदेश दिए थे ये कि एक सुदर्शन झील है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया है। बहुत ही सुंदर शानदार झील है। उसी के बारे में रुद्रदामन नामक जो राजा थे वो जूनागढ़ अभिलेख में अपना संदेश दिए हैं, लिखे हैं। अगला है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख की रचना गौतमी बलश्री द्वारा किया गया है। आगे देखिए, बहुत ही मस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख, इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त किए थे। देखिए, साथ ही इसको ट्रिक बताएं, प्रयाग से कैसे याद रहेगा समुद्रगुप्त। देखिए, प्रयाग जो है इस समय इलाहाबाद को कहा जाता है प्रयागराज। और प्रयागराज में 3 नदियों का समूह है, संगम है। 3 नदियों का मिलन है वहाँ पे प्रयाग में। तो वहाँ पे इतना विशाल नदी है जहाँ पे मिलन हो रहा है कि समुद्र जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि ये नदी ना हो, समुद्र हो, बहुत विशाल दिखाई देता है। तो प्रयाग स्तंभ या प्रयाग अभिलेख का जो रचना किए थे वो समुद्रगुप्त के द्वारा रचना किया गया है। प्रयाग से समुद्र याद रखेंगे। और उसमें अपनी विजय अभियान नाम के विजय अभियान का उसमें संदेश दिए हैं। अगला है ऐहोल। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया है। ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच जब युद्ध हुआ था तो उस समय हर्षवर्धन हार गए थे राजा और पुलकेशिन जीत गए थे। तो हर्षवर्धन पर जो विजय पाए थे उसी के बारे में ऐहोल नाम के अभिलेख पर ये पुलकेशिन द्वितीय लिख करके चले गए हैं। अगला हम पढ़ेंगे मंदसौर। मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश
यशोवर्मन द्वारा किया गया है। ग्वालियर अभिलेख की रचना प्रतिहार नरेश राजा भोज द्वारा किया गया है। भीतरी अभिलेख का रचना स्कंद गुप्त भीतरी अभिलेख का रचना स्कंद गुप्त द्वारा किया गया है और इसमें हुणों के आक्रमण के बारे में वर्णन किए हैं। एक आता है एरण अभिलेख, इसकी रचना भानुगुप्त द्वारा किया गया है। इसमें सती प्रथा का विवरण मिलता है। अगला हम पढ़ेंगे मंदिर। मंदिर भी मिला है, आपको बताए थे पुरातत्व में सिक्का मिला है, अभिलेख मिला है और मंदिर मिला है। तो सिक्कों के बारे में बता दिए। सिक्का जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन, और कई राजाओं का सिक्का बता दिए। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, कई राजाओं का अभिलेख बता दिए। अब मंदिर जो है, कई प्रकार के मंदिर बना गया है। इस भारत में 2 प्रकार के मंदिर देखे गए हैं। जो दक्षिणी भारत के मंदिर है उनकी रचना अलग है, और उत्तरी भारत का जो मंदिर है उनकी रचना, उनकी शैली अलग है। तो उत्तरी भारत के मंदिरों का जो शैली है उनको नागर शैली कहा गया, नागर शैली। और दक्षिणी भारत की जो मंदिरों की शैली है वो द्रविड़ शैली कहा गया। द्रविड़ शैली में जो है कई इमारतें 10-15 इमारतें की मंदिरों का निर्माण हुआ है। और उत्तरी भारत जो नागर शैली है उसमें 1 से 2 मंजिलें है बस। और दक्षिणापथ में एक वेसर शैली का निर्माण है। वेसर शैली में यानी दोनों का मिक्स, नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिक्स है वेसर शैली, जो दक्षिणापथ में मिला है। एक पंचायतन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कहीं भी आप देखेंगे शंकर जी का मंदिर या फिर कोई बहुत भव्य मंदिर जहाँ पे बहुत ही वहाँ पे जैसे कि बहुत ही फेमस मंदिर है, वो मंदिर देखे होंगे कि जो मुख्य मंदिर होता है उसके चारों कोनों पे एक छोटा छोटा मंदिर बना दिया जाता है। कुल मिलाकर के 5 मंदिर होते हैं मुख्य मंदिर को लेकर के। 4 जो छोटे छोटे मंदिरों से घिरे होते हैं तो उनको पंचायतन मंदिर कहा गया। तो ये 6-7 मंदिर है, इसको आप याद कर लीजिएगा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में मंदिर है। और दशावतार देवगढ़ यूपी में स्थित है। गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये रहा आज का आपका अध्ययन अध्यापन। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।